आचार्य जी शत शत नमन। आचार्य जी, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न थोड़ा कहानी टाइप है। तो मैंने सबसे पहला आपका शिविर बेंगलोर में अटेंड किया था। अभी पिछला शिविर पिछले महीने ही अटेंड किया था, और जब मैं पिछले शिविर के लिए आया था तो मैं बहुत इलेटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। और जो 4 दिन यहाँ मैं रहा और जो 4 दिन बीते उसमें निरंतर ही, चाहे आपका सत्र हो या सत्र के बाद भी, सिर्फ यही चर्चाएं होती रहीं। अध्यात्म, माया और इन सब चीज़ों की चर्चा होती रही। तो जब घर वापस पहुंचा तो एक अजीब सा साहस प्रतीत हो रहा था अपने आप में। पहले 4-5 दिन सिर्फ आपकी ही बातें करता रहा, और उससे कुछ लोग प्रभावित हुए जिन्होंने आपके वीडियोस देखने शुरू किए। तो मुझे लगा कि हमेशा से ऐसे सोचते थे कि आचार्य जी के वीडियो कैसे किसी को दिखा सकते हैं, पर तो उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि हाँ, मुझे कहीं जाना पड़ा, वहाँ मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स किया गया, और पारिवारिक संदर्भ ही था सारा कुछ। और बहुत ही साहस, साहस या जो भी था, उससे मैंने चीज़ों का नकार किया, और सब बहुत हैरान थे कि तुम कैसे बदल गए इतना। और अब उसका वो पिछले 1 महीने से कंटिन्यूड है चीज़ कि मेरे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी रॉकी हो रखे हैं, क्योंकि मैं सामने वाले की बात, गलत बात नहीं सुन पा रहा। मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम उस लेवल पे थोड़ी हो कि मैं तुम्हारी बात मान के कुछ ज़िंदगी में करूं। बट मेरे अपने डिसीजंस भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते, इसलिए लोग मुझे ताने भी मारते हैं कि तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो वो समझ में आता है कि भाई हमारा भी जीवन एग्जाम्पल नहीं बना। तो अच्छा, अब इस दूसरे शिविर के आने के लिए थोड़ा सा डामाडोल था मन। वो समझ आ रहा था माया का खेल चल रहा है, पहुंच भी गया, अभी भी बैठा था। बैठने से पहले भी मन में शुद्धता सी थी ये। तो ये जो पूरा इतना समय मन का खेल है, एक तो मैं नहीं समझ पा रहा कि हो क्या रहा है ये सब कुछ। तो इस पे एक तो आपसे थोड़ा सा चाहता हूँ आप प्रकाश डालें। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पिछले सत्र में मुझे एक बड़ा मोटिवेशन मिला कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ किया जाए। मेरी खुद की एक 8 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है, और मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि आपने बोला था कि कोई भी उम्र छोटी नहीं होती उपनिषद समझने के लिए और गीता समझने के लिए, पर मुझे अभी मतलब अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्कूल खोलूँ बच्चों के लिए, जहाँ पे नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ उनको इस तरह की शिक्षा भी मिले। मतलब उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी समझ आए, पर उनको गीता भी समझ आए। और मैं उसका एक्सपेरिमेंट अपने घर से शुरू करना चाहता हूँ। वहाँ से मुझे थोड़ी सी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को कैसे डील करते हैं। तो वो भी मैं एक आपसे गाइडेंस चाहता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट में मेरा प्रश्न है। धन्यवाद आचार्य। देखिए, पहली जो आपने बात कही कि भीतर साहस उदित हो रहा है, लेकिन उसमें कई तरीके की फिर अड़चनें आती हैं। बाहर वाले भी बहुत बातें बोलते हैं, और बाहर वालों से ज़्यादा भीतर भी मन डावाडोल रहता है। तो क्या करें ऐसी स्थिति का? ये होगा, और ये बहुत लंबे समय तक होगा। अगर आप ऐसी स्थिति के साथ एक सहजता नहीं स्थापित कर पाते तो आपका खेल खत्म हो जाएगा।
लग्जरी कार की आदत मत डालिए। अगर सही रास्ते पर चलना है तो रोड रोलर की आदत डालिए। लग्जरी कार होगी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ही इतना सा होता है, उसको रोकना बहुत आसान हो जाता है ना। बड़ी नाजुक है, बड़ी लंबी है, बड़ी महंगी है, चमचम चमकती है, आवाज़ ही नहीं करती, हवा की तरह उड़ती है। जैसे हमारी ज़िंदगी है, नाजुक, पॉलिश्ड, चमकती हुई, महंगी, खूबसूरत। दिक्कत बस ये है कि उसको रोकना बहुत आसान है, जो चाहे रोक देगा। क्या चाहिए उसको रोकने के लिए? कोई भी आकर के बस एक इतना सा पत्थर रख दे उसके सामने, वो रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, इतना काफी होगा। इतना बड़ा भी अगर पत्थर है तो हमारी जिंदगियां रुक जाती हैं। रोड रोलर चाहिए, कुछ रख दे कोई सामने, आप चढ़ा दीजिए। और जब लगने लगे कि ये सामने रखने वाले रुक ही नहीं रहे, तो फिर रोड रोलर से भी आगे जाके टैंक, जो कुछ भी सामने रखा होगा, जल है, थल है, जो कुछ है सब चढ़ जाएगा। और ज्यादा परेशान करोगे तो धाएं। और हमारा आर्मर है बड़ा मोटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि कोई हमें ये नहीं बोलेगा कि खूबसूरत बहुत हो। अर्जुन टैंक है, उसे देख के कौन कहता है कितनी कम से हो, नाजुक है, आहा, कुछ नहीं। तो एक उद्दंड जिंदगी जीने के लिए तैयार रहिए। समझ में आ रही है बात? खूबसूरती नहीं चाहिए, ताकत चाहिए। और फिर आप समझेंगे जब ताकत आएगी कि ताकत ही सौंदर्य है। और जिस सौंदर्य में ताकत नहीं है वो ऐसा ही है कि उसके सामने 4 गिट्टी रख दो, उसे दिशा बदलनी पड़ेगी या रुक जाएगा। ये जो सामने रखे हुए छोटे पत्थरों वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर वाले भी रखते हैं और अपना मन भी रखता है। उनकी परवाह करे बिना चढ़ जाइए। और ऐसा नहीं कि आपको करना आता नहीं है। हुआ है कि नहीं कि ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है या फ्लाइट है या ट्रेन है या कुछ और है, कोई महत्वपूर्ण मुलाकात है, और 8 बजे की है सुबह, और आप पाते हैं कि अलार्म था 6:30 का, वो बजता रह गया, 6:45 पे धीरे से अपने आप आंखें खुलती हैं और आप स्प्रिंग की तरह बिस्तर से उछल के खड़े हो जाते हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, इसी को मैं कह रहा हूं, रोड रोलर की तरह होना। अभी तो शरीर गर्म भी नहीं हुआ है, जाड़े के दिन है, बड़ी ठंडक है, आंखें ठीक से खुली भी नहीं है, मन अभी ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है, बस आंखें खुली और इतना सा ख्याल आया और चढ़ गए। विचार नहीं किया, चढ़ गए। विचार नहीं करो, चढ़ जाओ। स्पष्टता इतनी होनी चाहिए कि विचार न करना पड़े, चढ़ जाओ। जैसे सामने पत्थर पड़े हो, कुछ भी पड़ा हो, चढ़ जाता है उन पर रोड रोलर। उसे स्पष्टता है उसे कहां जाना है, और वो चलता ही जाएगा। और उसके चलने में खास बात यह है कि वो खुद तो जितना चलेगा तो चलेगा, दूसरों के लिए रास्ता बना देगा। ज्ञानियों, ऋषियों, संतों का जीवन ऐसा ही रहा है। फेरारी की तरह नहीं, रोड रोलर की तरह। क्योंकि उनको बाधाएं बहुत आती थी, वो चढ़ते जाते थे, चढ़ते जाते थे, और फिर उनके पीछे जो आए उनके लिए रास्ता सुगम हो गया। समझ में आ रही है बात? दुख हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, चढ़ते जाओ। गाड़ी आगे बढ़ रही है, दिख रहा है कि गाड़ी कांप रही है,
अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, साइलेंसर ठुक गया शायद नीचे से, कुछ भी हो गया, आप चलते जाओ चलते जाओ। लग रही होगी चोट, बाद में देखेंगे, बाद में देखने की नौबत नहीं आती। बताओ क्यों? क्योंकि बाद में और ज़्यादा बड़ी लग जाती है, तो पहले वाली छोटी चोट की परवाह ही नहीं रहती। श्रद्धा रखो कि आपकी गाड़ी में इतनी ताकत है कि कितनी भी उस पर चोटें लगती रहें, वो चलती रहेगी। ये नहीं मानता कोई, खुद को भी यही लगता है। मैं इस पूरी यात्रा से गुजर चुका हूं इसलिए कह रहा हूं, गुजर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। तकलीफें मिलेंगी, झटके मिलेंगे, गाड़ी कांपेगी, थरथराएगी, आपको चलते जाना है। कोई सुख सागर नहीं लहराने वाला, कोई अप्रतिम आनंद आपको नहीं मिल जाने वाला। आप चलते जाइए, बीच बीच में मजे कर लिया करिए। जैसे कि इधर आ रहे हो शिविर में, रास्ते में क्या मिल गए, ये देखिए, उसको पता है, रास्ते मिल गए मोमोज, वहां रुक के खा लिए। मुझे पता था यहाँ पर अपने जितने सब कार्यकर्ता, स्वयंसेवक हैं, टीम के लोग हैं, यहाँ अभी तनाव की हालत है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 40 साल से यही काम कर रहे हैं, सब अभी कम उम्र के ही हैं, सीख रहे हैं, तो तनाव चल रहा था। बहुत सारे लोगों को जिनको कहा गया था RT-PCR करा के आइए, वो करा के नहीं आए थे, तो फिर उनका यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ रहा था, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो प्रबंधन में ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो सब चल रहा था। ठीक है, जब पता ही है कि जो काम कर रहे हैं उसमें कष्ट आएंगे, तकलीफें आएंगी, तो बीच बीच में मज़े लेते चलो, बस वही आनंद है। और ये मत सोचना कि बिस्तर मिल जाएगा और लेट जाएंगे और धूप लेंगे, कुछ नहीं। दौड़ते दौड़ते थक गए, बीच में किसी चट्टान पर बैठकर 2 सांसें ले ली, एक सेल्फी खींच ली, बढ़िया, क्या दिक्कत है। बस यही मज़े हैं, और इनका बड़ा लुत्फ आता है जब ये कष्टों के बीच मिलते हैं, मेहनत के बीच मिलते हैं। ये पिछले 2-3 दिन से ये सब तैयार हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ जो लोग रहते थे, यहाँ के कारीगर यहीं पर एक छोटा सा चूल्हा बना करके अपने लिए रोटियां बनाते थे। यहाँ के लोग उनके साथ ही आके खा लेते थे। लो बताओ, और बड़ा मज़ा रहता था। यहीं पर चूल्हा बनता था, कोई केटरर नहीं, जो यहाँ पर सब हमारे साथी मजदूर होते थे वही अपना यहाँ बना रहे होते थे, उन्हीं के साथ जाके खा लेते थे। आनंद, यही आनंद है, और क्या आनंद है। आनंद ये है कि बेईमानी का कमाएंगे कमाएंगे, खूब कमाएंगे, और फिर जा कर के ताज में डिनर उड़ाएंगे, उसमें कोई आनंद नहीं है। करके देख लेना, मैंने दोनों करे हैं इसलिए बता रहा हूं। आपको अपने लिए प्रयोग करना हो, आप करके देख लीजिए। ताज में होंगे जो होंगे मजे, इसकी बात अनूठी है। इसकी बात इसलिए नहीं अनूठी है कि ये यहाँ पे लकड़ी में पक रही है, तो ये ना वुड बेक्ड पिज्जा है, नहीं नहीं, वो नहीं है। मेहनत के बीच मिलता है, इसलिए बड़ा मजा आता है। इसी तरीके से सही रास्ते पर चलोगे तो 100 तकलीफें मिलेंगी ही मिलेंगी। उन 100 तकलीफों के बीच जब राहत मिलती है तब, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जब तकलीफ आती है तो आप मुस्कुराते हो, बोलते हो मज़ा आने वाला है। मोमो इसी में मिलेंगे बीच में। ये पूरा आपको अपने भीतर का सिद्धांत बदलना होगा। हमें सिखा दिया गया है सुख, हमें बता दिया गया है ऐसे करो फिर एक अच्छी लाइफ आ जाएगी, उसमें सेटल हो जाना, सुख मिल जाएगा। और हमारे दिमाग में फिल्मों वगैरह ने छवि बैठा दी है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। कुछ नहीं ऐसा होने वाला है।
सारी फिल्में तो वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, शादी हो गई, सुहागरात हो गई, उसके बाद की दिखाते कहाँ हैं? उसके बाद का वो आपकी कल्पना के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें पता है आपकी कल्पना एक ही दिशा जाएगी, तो कहते हैं ठीक है, हम पाप अपने ऊपर क्यों लें, इनकी कल्पना ही काफ़ी है, इन्हें कल्पना करने दो कि अब ये दोनों बहुत सुख में है। कोई सुख नहीं, झूठी बात, छोटी बात। हम जो हैं, हम जैसे पैदा होते हैं, हमारा जैसा मन होता है, हमारा जैसा मस्तिष्क ही है। दुख एक तरह से अनिवार्य है, वो हमारी शारीरिक संरचना में ही निहित है। आप कैसे भाग सकते हो दुख से जब वो आपकी हर कोशिका में बैठा है? कौन मूर्ख है जो आपको बता रहा है कि हैप्पीनेस इज अ फीजिबल आइडियल? आपकी आंखों की पलकों में दुख है, आपकी नाक में दुख है, आपके बाल में दुख है, आपकी आंतों में दुख है, हृदय में दुख है, नाखूनों में दुख है, खाल में दुख है। जीवन अच्छा बस ऐसे ही हो सकता है कि आप उन सब चीजों को चुनौती देते चलें जो आपको दुख में और गहरा ढकेलते हैं। समझ में आ रही बात? हमारी शुरुआत ही ऐसे होती है जैसे टेनिस का मैच हो और 2 सेट आप पहले ही हार चुके हो। आपने अभी कोर्ट पे कदम रखा और आप स्कोरबोर्ड की ओर देखते हो और आप क्या देखते हैं? लव 6 लव 6, और कहते हैं अब मैच शुरू होगा, खेलो। कि जैसे दौड़ हो 100 मीटर की और आपके सब प्रतिस्पर्धी आपसे 40 मीटर पहले ही आगे खड़े कर दिए गए हो कि अब दौड़ो। जैसे परीक्षा हो 3 घंटे की और आपके हाथ में जब पर्चा दिया गया तब 2 घंटे पहले ही बीत चुके हैं और कहा गया अब लिखो। ऐसा है जीवन, हमारी शुरुआत ही गड़बड़ होती है और हम उससे बच नहीं सकते। हम क्या करें, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। तो आपको तो वो जो 1 घंटा है आपका जो मिला है 3 घंटे का काम करने के लिए, उसमें आपको बस तड़बक तड़बक दौड़ते रहना है और जो कुछ भी रास्ते में मिले, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में राइड रफ शॉट ओवर इट। परवाह नहीं करो रास्ते में क्या आ गया, उसके ऊपर से बिल्कुल गुजरते चले जाओ। रुकने का समय नहीं है और बात समय की भी नहीं है। रुक गए तो फिर रुक ही गए। मैं यहाँ दूसरों के प्रति हिंसक या क्रूर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वास्तविक समस्या दूसरे नहीं होते, हमारी वास्तविक समस्या हम खुद होते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके जो भीतर से आंतरिक विरोध उठता है, उसको लगातार कुचल करके, उसको पददलित करके आगे बढ़ते रहने की। अपने ही मन का एक तर्क आ गया अपने सामने, क्या करना है? उसको कुचल देना और आगे बढ़ जाना है। वो आपके सामने है, उसके ऊपर जूता रख दीजिए, अपना आगे बढ़ जाइए। घुटना कह रहा है दर्द हो रहा है, आप घुटने से कहिए दौड़। घुटने ने तर्क दिया है अभी दर्द हो रहा है, पेट ने तर्क दिया है भूख लग रही है। मैं यूं ही थोड़ी कह रहा था कि मोमोज ले आता हूं इन सब के लिए। किसी ने कुछ खाया थोड़ी है सुबह से, मैंने भी नहीं खाया है। पेट कह रहा है भूख लग रही, तुम बोलो दौड़ो, और आप हैरान रह जाएंगे ये जान करके कि बहुत चर्बी है शरीर में, आप दौड़ सकते हो। हमारे सबके भीतर शक्ति के सोए हुए भंडार पड़े हैं। वो जगते इसलिए नहीं क्योंकि आप कभी भी उनका आवाहन नहीं करते। आप उन्हें बुलाइए, जगाइए, आप उनका कोई उपयोग तो दिखाइए। जैसे पुश्तैनी एफडी पड़ी हो, वो तभी टूटती है जब कोई आवश्यकता आ जाए।
आप ऐसा जीवन जी ही नहीं रहे हैं कि उसकी कोई आवश्यकता आए, तो वो भीतर शक्ति की जो एफडी पड़ी है वो टूटेगी भी नहीं, वो पड़ी ही रह जाएगी और आपको लगेगा कि मैं तो शक्तिहीन हूं। समझ रहे हैं बात को? और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी बात अगर आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका सर्वश्रेष्ठ जरिया यही है कि आप अपने जीवन में सच्चाई को फलीभूत करके दिखाएं। दूसरे फिर खुद ही पूछेंगे, तेरा डर कहाँ गया, तेरी हिचक कहाँ गई, तेरा ज्ञान कहाँ गया। ये कुछ नई सी बात रहती है तेरे चेहरे पर, बात क्या है? सूरज जब उगता है तो उसे फिर घोषणा नहीं करनी पड़ती, लोगों को दिखने लगता है कि कुछ चमक रहा है, पूछते हैं खुद ही कैसे हुआ, ये कायाकल्प कैसे हुआ, और वो आएंगे पूछने, क्योंकि उनके सबके जीवन में बहुत अंधेरा है, उन्हें मजबूर होकर आना पड़ेगा। आप अपनी रोशनी दिखाइए तो सही। समझ रहे हैं बात को? तो आपने पिछले शिविर की बात करी, मैं इस शिविर के लिए सबसे कह रहा हूं, कोई ये सोच करके न जाए वापस कि आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। यहाँ आकर के आपकी मुसीबतें बढ़नी ही हैं। हाँ, मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी ताकत आपकी सब मुसीबतों से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और ताकत जगेगी तभी जब आप मुसीबतों को स्वीकार करें। पहले बिल्कुल भीतर से ये सिद्धांत निकाल दीजिए कि आध्यात्मिक शिविरों में तो आते हैं आनंद मग्न होकर नृत्य करने के लिए। गंगा का तट है, धवल शुभ्र चंद्रमा की ज्योत्सना है, कैसे चांदी से चमकते हुए ये बालू के कण हैं, आओ नाचें। आप अभी आए हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक यहाँ 3-3, 4-4 दिन पहले से आकर के पड़े हुए हैं। क्यों भाई, कितनी बार तुमने वहाँ पर नृत्य करा? अभी 2-4 दिन पहले तो पूर्णिमा भी थी, किस किस ने नृत्य कर लिया? युद्ध है, नृत्य नहीं। या कह दो कि युद्ध में ही नृत्य है, और जिस नृत्य में युद्ध नहीं है वो नृत्य नहीं, नौटंकी है। नाचने को मना नहीं कर रहा हूं, मन करे तो नाच लेना, लेकिन जहां ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं, दर्द नहीं, वहां नाच अय्याशी है ना बस, कि नहीं? नाचना है तो बसंती जैसा नाचो, कि कांच की बोतल तोड़ दी गई है, और फिर नाचना है उस पर। कुछ खास है जिसे बचाना है, तो जब तक है जान उस नाच में कुछ बात होती है ना, फिर वो अय्याशी का नाच नहीं होता। खून बह रहा है, बेहोशी छा रही है, लेकिन नाच रहे हैं, वो नाच फिर युद्ध होता है। दूसरी बात आपने पूछी बच्चों के बारे में, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो।
छोटे बच्चों तक भी कैसे ले जा सकें। देखिए, फिर शुरुआत में ही मैं आपसे कहूँगा कि हमारे सिद्धांत बड़े डगमग डगमग हैं, हम कुछ समझते नहीं। हमें पट्टी पढ़ा दी गई है कि बचपन तो मौज के लिए होता है, और यथार्थ ये है कि हमारा जितना नाश होना होता है वो 5 साल 7 साल, हद से हद 10-12 साल की उम्र तक हो चुकता है। और वो उम्र है जब हमें कहा जा रहा होता है कि अभी तो इसके दूध पीने के दिन हैं, खेलने खाने के दिन हैं, अभी तो इसको मौज मस्ती उद्दंडता करने दो। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं देखता हूँ 6 साल 8 साल के लड़के लड़कियाँ, और मुझे दिख रहा होता है कि ये गए जीवन भर के लिए गए, और अब इनको अगर बचाना है तो किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो इनके माँ बाप तो नहीं कर सकते। 6-8 साल का लड़का होगा और उसको देख करके बिल्कुल कांप जाता हूँ। मुझे दिखाई देता है कि जीवित लाश जैसा है वो। मुझे दिखता है अभी इसका कद बढ़ेगा, शरीर वजन बढ़ेगा, लेकिन ये मर चुका है, इसकी मौत हो चुकी है। इतनी छोटी उम्र में ही मौत हो गई इसकी। अब भले ही ये आगे 60-80 साल और जिए। आप में से जो लोग अभिभावक हैं या जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जिनसे नाता हो आपका, या जो लोग शिक्षक हैं, उनसे तो मैं खास तौर पर कह रहा हूं, अपने मिशन की शुरुआत मैंने कॉलेज के छात्रों के साथ ही करी थी। स्कूल के बच्चों के साथ भी कुछ काम करने की कोशिश करी, उसमें बहुत सफल नहीं हुआ। और बड़ी बेबसी का अनुभव होता था। बेबसी मुझे आज भी लगती है। मैं बात कर रहा होता था, ऐसा ही होता था, ऑडिटोरियम होते थे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, बैठे होते थे स्टूडेंट्स, और मैं उसको देखता था और मुझे लगता था मैं किसी तरीके से कुछ जाकर के अभी कर सकूं। मुझे पता होता था मुझे दोबारा शायद नहीं मिलेगा। ये जो सामने लड़का है या लड़की है, इससे यही एकमात्र मेरा परिचय होने वाला है। आगे तो शायद इससे मुलाकात भी ना हो। और साफ दिखता था कि ये ख़त्म होने की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई बार लोग पूछते बोलते हैं आध्यात्मिक आदमी तो बहुत शांत होता है ना, आप तो जब बात भी कर रहे होते हैं तो आप हिलडुल रहे होते हैं। मैं हिलडुल नहीं रहा होता, मेरा शरीर कांप रहा होता है। वो मेरी लाचारी है, बेबसी है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कर दूं ठीक अभी, कि कुछ हो जाए, अभी हो जाए। वो जो मेरे सामने बैठे होते थे वो मुझे बहुत कम होता था कि दोबारा मिलते थे। जो लोग शिविरों में भी आते हैं, कोई निश्चित नहीं कि मैं दोबारा उन्हें कभी देख पाऊंगा, और मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, और दृश्य बिल्कुल वैसा ही है। किसी घर में आग लगी हुई है, वहाँ कोई फंसा हुआ है, घर जल रहा है, वहाँ कोई फंसा हुआ है। शायद एक मौका है आपके पास कुछ करके उसको किसी तरह से बाहर निकाल लेने का, खींच लेने का, और वो मौका बीत रहा है। आप क्या करोगे? आप शांत बैठोगे, निश्चल बिल्कुल वहाँ पर ध्यान करोगे, मेडिटेटिव हो जाओगे, क्या करोगे? मेरा तो शरीर कांपता है। बच्चे को आपने जन्म दे दिया, चलिए जैसे भी दे दिया, न दिया होता तो मैं आपसे एक बात करता, मैं कहता कि रहने ही दो। पर आप उसे अब ले आए हैं दुनिया में, तो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमको वो जिम्मेदारी निभानी बिल्कुल भी नहीं आती।
हम बहुत अज्ञानी लोग और इसीलिए बहुत, क्षमा कीजिएगा, मूर्ख किस्म के अभिभावक हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कहीं भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर, सड़क हो, गली मोहल्ले हो, कोई सभा हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, और वहाँ एक माँ अपने बच्चे को बर्बाद कर रही होती है। वो छोटा है, इतना छोटा है, तुम उसका शोषण कर रही हो, तुम उसकी हत्या कर रही हो। तुम्हें हक क्या था उसको जन्म देने का? और कितना नासमझ है, कुछ नहीं जानता। और आपको नहीं पता मन के मूल सिद्धांत कि हर छोटी से छोटी चीज़ जो एक बच्चे की इंद्रियों से उसके मन में जाती है वो उसको ढाल देती है। और छोटा बच्चा तो एकदम ही सोखते जैसा होता है, उसे जो मिल रहा है वो उसी को अपने भीतर लिए ले रहा है। आपने देखा गाड़ियां चल रही होती हैं, उसमें कई लोग अपने कुत्ते लेकर चलते हैं। कुत्ते क्या कर रहे होते हैं जब गाड़ी में होते हैं? तो वो शीशे से बाहर अपना मुंह निकाल के झांक रहे होते हैं। उन्हें कितना मज़ा आता है ना, देखा है? ऐसे ही छोटे बच्चे करते हैं। आप उन्हें गाड़ी में लेकर चलिए और पिछली सीट पर उन्हें बैठा दीजिए, वो खड़े हो जाते हैं, खिड़की से बाहर ऐसे देखने लगते हैं, कई बार वो पीछे से बाहर देखने लगते हैं। आप चल रहे होंगे, आपके सामने गाड़ी जा रही होगी और आप उसमें दिखाई देगा एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ ऐसे देख रहा है पीछे। वो क्या कर रहा है? उसे जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको बहुत तेजी से अपने भीतर ले रहा है। वो अपने मन का निर्माण कर रहा है, एक एक ध्वनि से जो उसके कान में पड़ रही है, एक एक दृश्य जो उसकी आंखों में पड़ रहा है। वही वो समय है जब वो बन रहा है। 17 की उम्र आते आते, जब मैं मिलता था कॉलेज के स्टूडेंट से, 17 के हो चुके होते थे तब तक वो। 17, फिर उसके आगे 18, 20, 22, 25 तक, पर जो सबसे छोटा भी उसमें छात्र होता 17 का होता था। 17 की उम्र के आते आते तो लगभग असंभव हो जाता है अब उसको बचाना। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी असहायता का अनुभव होता था कि चाह रहा हूँ पर कुछ कर नहीं पा रहा। आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया है। कई बार घर में चाचा चाची होते हैं या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, घर में मोबाइल तो अब सबके पास होता है। वो लोग दिन भर घर में ही होते हैं, वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। वो बच्चा भी जान जाता है इनके पास जाओ तो मोबाइल देखने को मिलेगा। और वो वहाँ पर जा कर के, अब तो यूट्यूब पर बच्चों के लिए सामग्री की प्रचुरता है, वो वहाँ जाकर क्या देख रहा है? आपने कभी सोचा है वहाँ पे उसको क्या दिखाया जा रहा है? आप कहेंगे नहीं नहीं, वो तो जो बच्चों वाली सामग्री होती है वही देखते हैं हमारे बच्चे। बच्चों वाली सामग्री माने क्या? जिन्होंने वो सामग्री बनाई है वो बड़े विवेकी लोग हैं। ये जो साधारण कार्टून्स वगैरह भी होते हैं, इनमें कितना जहर होता है, कभी गौर से देखिएगा। एक भालू आएगा, वो एक हथौड़ा लेगा, वो बंदर के सर पे मारेगा और बंदर का कद छोटा हो जाएगा। और मैंने इसका नतीजा देखा। वो बच्चा जो ये सब कुछ देख रहा था, वो रसोई से चीज़ें उठाकर लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसने देखा कि मारने से किसी को चोट तो लगती नहीं है, सर पे हथौड़ा मार दो तो बस कद छोटा हो जाता है। निकाता है माशा एंड बियर, उसमें यही है, बियर है वो। उसमें लोग जाते हैं, दीवारों से टकराते हैं, उन्हें कुछ होता नहीं है, वो तो टर्न की आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे चक्कर बनता है और गिर जाते हैं, फिर उठ के चल देते हैं। तो वो भी यही करता है, वो कभी इसको दीवार पे फेंक देगा, कभी कुछ करेगा। और ये सब हमको लगता है ये तो सब बचपने की बातें, बल्कि हंसने भी लग जाते हैं कि देखो कितना क्यूट है बेबी।
और फिर माँ बाप की शक्लें। आप जितनी बातें कर रहे हैं घर में उसके कान में नहीं पड़ रही हैं क्या? आप सोच रहे हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चा, उसको क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप समझ जाएं कि एक बच्चा वास्तव में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप खुद ही संतानोत्पत्ति से बचने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे इतनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मैं इसको सही से निभा सकता हूं तो ही मैं इसमें प्रवेश करूं, नहीं तो मैं कर क्यों रहा हूं? स्कूल आपने भेज दिया, मोटी फीस आपने दे दी, आपको अब क्या पता क्या हो रहा है स्कूल में। घर पे आप माहौल ठीक रख भी लें, स्कूल में क्या हो रहा है आपको बताइए ना, क्या पता। और इतना समझ लीजिए, मैं पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूँ शिक्षक समुदाय के प्रति, हमारे देश में आज भी जो प्राइमरी और मिडिल लेवल पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कुछ अपवाद होंगे निश्चित रूप से, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अपने काम को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, न ही समाज उनके काम को बहुत गंभीरता से लेता है। बहुत सारे तो ऐसे ही होते हैं कि पार्ट टाइम। आप अपने बच्चों को उनके हाथों में सौंप रहे हैं, उनकी खुद की उम्र कई बार बहुत कम होती है। हो सकता है आपकी उम्र 35 की हो, आपने अपने बच्चे को जिस टीचर के हाथों सौंप दिया है उसकी उम्र 25 की हो। उसे क्या पता है उसमें कितना बोध जागृत है, वो क्या बता रहा है या बता रही है। तो ये चीजें हैं जिन पे आपका नियंत्रण नहीं। स्कूल तो भेजेंगे, बहुत सजग रहना होगा। बाहर से तो व्यर्थ के प्रभाव उस पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपको उस तक सही साहित्य लेकर जाना होगा, समय देना होगा, उसके मन को समझना होगा, क्या सोचने लग गया है, कौन सी बात का इसके ऊपर प्रभाव पड़ गया है, और जो कुछ भी गंदगी उसके मन पर बैठ रही होगी उसे लगातार साफ करते चलते रहना होगा, लगभग रोज। बहुत समय लेगा ये काम और बहुत मेहनत का काम है, और ये काम आप नहीं करेंगे तो बच्चा बड़ा तो तब भी हो जाएगा, लेकिन बड़ा होकर वैसा ही बन जाएगा जैसा राह पर चलता आम आदमी। वैसा बनाना है क्या बच्चों को अपने? घर की दादियां नानियां बोल देती हैं, अरे बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही बड़े भी हो जाएंगे। ये चीज़ जानवरों पर चलती है, इंसानों पर नहीं। जानवर कैसे भी पैदा हो जाता है, कैसे भी बड़ा हो जाता है, इंसान का निर्माण करना पड़ता है, और बहुत मेहनत से बहुत लंबे समय तक इंसान का निर्माण करना पड़ता है। वो अपने आप नहीं बड़ा हो जाएगा, और अपने आप अगर बड़ा हो गया तो जानवर जैसा ही बड़ा होगा। उसका निर्माण कर पाने का समय हो आपके पास और योग्यता हो आपके पास तो ही बच्चे को जन्म दें, और अगर जन्म दे दिया है तो अब उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी माने और निभाएं। हम बहुत स्थूल जीवन जीते हैं ना। आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दें तो हत्यारे कहलाएंगे, लेकिन आप किसी को जन्म दे दें और उसकी पूरी संभावना नष्ट कर दें, उसको एक बेकार सड़ा हुआ अभिशप्त जीवन जीने के लिए छोड़ दें, तो आपको हत्यारा क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? मुझे बताइए। हत्या तो फिर भी आप जिसकी करते हैं उसका खेल खत्म, उसे कुछ समय का कष्ट हुआ होगा, फिर उसका खेल ही खत्म हो गया।
और जिसको आपने जन्म दे दिया, अगर आपने उसे 70-80 साल की यंत्रणा भुगतने के लिए छोड़ दिया, तो आप कितने बड़े अपराधी हुए या नहीं हुए? बोलिए। बैड पेरेंटिंग से बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? और आप भी यहां बहुत सारे लोग जो बैठे हों और अपने जीवन में गांठें उलझने पाते हों, कष्ट पाते हों, डर पाते हों, आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका कारण भी वो बैड पेरेंटिंग है, वो अपूर्ण परवरिश है जो आपको मिली। बच्चों के साथ निरंतर सजगता।